हेलो गाइस, दिस इज दिलीप और आप अपने यूट्यूब चैनल टारगेट दिलीप पर गाइस करंट अफेयर्स एमसीक्यू 2021 का सीरीज चल रहा है, जिसमें स्पोर्ट्स अवार्ड्स एंड ऑनर्स रैंकिंग एंड रिपोर्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके सभी वीडियोज़ को स्टेप बाय स्टेप जरूर देखिए। एक भी वीडियोज़ गाइस आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि जो भी वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं एमसीक्यू के, वो आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रख कर बनाए जा रहे हैं, इसलिए आपको वीडियोज़ एक भी मिस नहीं करना है, ठीक है। और जो भी आपके एमसीक्यू छूटते जाएंगे, जैसे अभी लेटेस्ट जो मंथ होंगे उनके रैंकिंग कुछ और रैंकिंग कोई कुछ पब्लिश हुई होगी, कोई रिपोर्ट पब्लिश हुई होगी, कोई अवार्ड्स एंड ऑनर्स नया आया होगा, कोई नया स्पोर्ट्स आया होगा, तो उन सभी को ऐसा नहीं है कि मैंने स्पोर्ट्स कवर कर लिया है तो आगे स्पोर्ट्स आएगा ही नहीं। वो आगे भी अगर कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ आता है नया, तो आगे के एमसीक्यू की जो वीडियोज़ आएंगे, चाहे गवर्नमेंट स्कीम्स में आए, चाहे एनवायरनमेंट में आए, चाहे समिट के जब हम वीडियोज़ बनाएंगे, चाहे आर्ट्स एंड कल्चर के वीडियोज़ बनाएंगे, तो ये इसमें जो है ये रिवीजन होते रहेंगे। तो कोई भी एमसीक्यू, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने ना पाए, इस बात की पूरी कोशिश की जा रही है। तो चलिए इसी सीरीज़ में स्टार्ट करते हैं। ये चौथा टॉपिक, गवर्नमेंट स्कीम। दिस इज़ ऑल अबाउट माई सेल्फ। गाइस, जो पहला क्वेश्चन है कि विच मिनिस्ट्री इज सेट टू लॉन्च संतुष्ट पोर्टल। कौन सी मिनिस्ट्री ने अभी हाल ही में संतुष्ट पोर्टल लॉन्च किया था, किस लिए? रैपिड ग्रीवेंस रेड्रेसल, तुरंत शिकायतों का तुरंत निवारण हो। किसकी शिकायतों का? एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ की शिकायतों का तुरंत निवारण हो, उसके लिए कौन सी मिनिस्ट्री ने संतुष्ट पोर्टल लॉन्च किया था? ऑप्शन है ए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ऑप्शन है बी, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस। ऑप्शन है सी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन है डी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने क्या किया? श्रम कानून है उसमें कुछ सुधार किए हैं ग्रास रूट लेवल पे, ठीक है। इस संतुष्ट पोर्टल पे श्रम कानून में कुछ सुधार किए गए हैं ग्रास रूट लेवल पे, और ये फॉर्मल सेक्टर में भी किए गए हैं। यानी जो रिटायरमेंट फंड बॉडी होती है, जैसे ईपीएफओ हो गई। ईपीएफओ मतलब है कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1952 को हुआ था, 1952 को। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। ये जो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के टर्म में जो है अगर हम बात करें तो वर्ल्ड्स की लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है ईपीएफओ, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस है। सर्विस प्रोवाइडर में ईएसआईसी भी आता है, यानी एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ये सभी फॉर्मल सेक्टर में आते हैं, तो इनके भी कानून में भी कुछ इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द सेकेंड फेज ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण इज टू बी इम्प्लीमेंटेड टिल विच फाइनेंशियल ईयर। अभी हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा फेज इम्प्लीमेंट होना है, वो कौन से फाइनेंशियल ईयर में इम्प्लीमेंट होना है? ऑप्शन है ए 2021-22, ऑप्शन है बी 2022-23, ऑप्शन है सी 2023-24, ऑप्शन है डी 2024-25। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी 2024-25। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन का जो दूसरा फेज है उसको इम्प्लीमेंट करना है, इसकी अप्रूवल दे दी है, जो 2025 और 2024 से 25 के फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट होना है। ये जो दूसरा फेज है इसका जो पीरियड होगा 2020-21 से 2024-25 तक होगा, ठीक है। तो अभी इस बात को ध्यान रखिए कि 2020-21 से अब ये 2024-25 हो गया है, ठीक है। इसका जो मेन फोकस होगा ओपन डेफिकेशन फ्री सस्टेनेबिलिटी, यानी जो खुले में शौच होता था, लोग पहले के समय में जाते थे, अब उसको जो है फ्री करना है, ओपन डेफिकेशन फ्री करना है। अब देखिए, ओपन डेफिकेशन फ्री सस्टेनेबिलिटी एंड सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पे ध्यान देना है, और इन सभी को सम्मिलित रूप से ODF प्लस कहा जाता है। प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब सस्टेनेबिलिटी, यानी ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी खुले में शौच नहीं जाएंगे, ये खुले में शौच मुक्त होगा, ये बात तो है, लेकिन उसको आपको मेंटेन भी बना के रखना है। गवर्नमेंट ने तो हर जगह गांव में शौचालय बना दिया है, लेकिन उसका देखभाल, उसकी मेंटेनेंस, उसकी साफ़ सफाई आपकी जिम्मेदारी होगी। तो इसलिए उसको सस्टेनेबल भी रखना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप यूज करके गए तो दूसरा उसे यूज़ ना कर पाए, ऐसा नहीं रखना है, ठीक है। सस्टेनेबल उसको बना के रखना है। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक आउटले, यानी एक बजट लाया था इसमें, जिसका 1,40,881 करोड़ इसके लिए बजट रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैबिनेट अप्रूव्ड द टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ द MP-led फंड
एमपी लैड क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। ये एक फंड है फॉर हाउ मेनी ईयर्स अमिडस्ट द कोरोना वायरस पैंडमिक। यानी अभी हाल ही में कैबिनेट ने टेम्परवरी सस्पेंशन किया है किसका? एमपी लैड फंड का। कितने सालों के लिए? कितने सालों के लिए एमपी लैड फंड का जो है सस्पेंशन कर दिया गया है, टेम्परवरी सस्पेंशन किया है कोरोना वायरस पैंडमिक के समय में। अभी हाल ही में कोरोना वायरस पैंडमिक के बीच ही एमपी लैड फंड्स को कितने सालों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है? ऑप्शन है ए 1, ऑप्शन है बी 2 साल के लिए, ऑप्शन है सी 3 साल के लिए, ऑप्शन है डी 4 साल के लिए। तो तीसरे का जो सही आंसर है ऑप्शन बी 2 साल के लिए। गाइस मैं आपको बता दूं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। अभी हाल ही में कैबिनेट ने किया क्या था कि एमपी लैड जो फंड होता है, एमपी लैड मतलब कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, यानी इस स्कीम के थ्रू जो है फंड जुटाए जाते थे। ये पहले तो हम ये जान लें कि ये 2020-21 और 2021-22 ये जो 2 साल हैं इसको टेम्पररी जो है सस्पेंड किया गया है। यानी जो एरिया के जो एमपी हुआ करते थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हुआ करते थे, उनसे फंड इकट्ठा किए जाते थे। लगभग 7900 करोड़ रुपीस जो है कंसोलिडेटेड अमाउंट होता था एमपी लैड फंड से 2 साल के लिए। अब वो जो है सीधा ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है किस में? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। क्योंकि कोविड का समय चल रहा है, ऐसे में सरकार को पैसे की ज़रूरत है, इसलिए अब चूँकि बात ये भी की जा रही है कि एमपी लैड जो फंड्स जो कहीं और यूज किए जाते थे, यानी जैसे किसी गांव में किसी एमएलए का एरिया है, किसी एमपी का एरिया है, तो उस एरिया में उस फंड को यूज किया जाता था। लेकिन अब उस फंड को सीधा ट्रांसफ़र किया जा रहा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अकाउंट में। मतलब इसलिए ट्रांसफ़र किया जा रहा है क्योंकि पैंडेमिक का सिचुएशन चल रहा है, तो ऐसे में विकास को छोड़कर लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही नहीं, इसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर ने भी अपनी जो सैलरी है उसको रिड्यूस करने की बात कही है। जैसे थर्ड पॉइंट देखते हैं, इसमें क्या है? द कैबिनेट आल्सो प्रोमलगेटेड एन ऑर्डिनेंस टू रिड्यूस द सैलरीज। यानी कैबिनेट ने भी ये बोला है कि एक ऑर्डिनेंस लाया है कि सैलरीज को रिड्यूस किया जाए, अलाउंसेस को रिड्यूस किया जाए, पेंशन को भी कम किया जाए। किसके? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के। 1 साल के लिए 30% तक इनका रिडक्शन किया जाए, ऐसा कैबिनेट ने बोला है कि ऑर्डिनेंस ऐसा लाएंगे वो। और यहाँ तक कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, जो स्टेट के गवर्नर होते हैं, उन्होंने तो स्वेच्छा से यह स्वीकार कर लिया है कि ये अपने जो इनकी सैलरी है, जो इनकी आती है, उसमें ये रिडक्शन करने के लिए ये तैयार हैं। एमपी लैड काम कैसे करता है ये देखते हैं। मैं आपको मार्क करके समझाता हूँ तो क्लियर होगा ये चीज़। आप ये जैसे ये देख रहे होंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये करते क्या हैं? ये पहले तो फंड इकट्ठा होता है, ये अपना इनके पास जो फंड होता है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास जो पैसा इनका जाता है, ये क्या करते हैं? अपने एरिया में कोई एक सिलेक्टेड इनका जो कंस्टिट्यूएंसी होता है, वहाँ पे कोई काम करना होता है, उसके लिए रिकमेंड करते हैं कि यहाँ पे काम होना है, उस लोकल एरिया में काम होना है, ऐसा वो बताते हैं। किसको बताते हैं? ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बताते हैं। ठीक है, अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या करता है? सारे इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करता है, उसके बाद जो काम करना है उसका वो सेंक्शन लेता है, उसके बाद इम्प्लीमेंटिंग जो एजेंसी होती है उसको सेलेक्ट करता है, फिर उसको काम के लिए लगा देता है। कि सारे फंड किसके पास इकट्ठा होते हैं? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जितने भी फंड होते हैं, एमपी लैड फंड जो है, इसी के पास इकट्ठा होते हैं। लेकिन इसकी अथॉरिटी सिर्फ इतनी होती है कि ये जो एलिजिबल वर्क होंगे उसको सेंक्शन कराएगा, फिर इम्प्लीमेंटिंग जो एजेंसी होगी जो उसको इम्प्लीमेंट करेगा उसको सेलेक्ट करेगा ये, और वहाँ पे काम करने की जो पूरी जिम्मेदारी होगी, इम्प्लीमेंटेशन की पूरी जिम्मेदारी होगी, वो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की होगी, यानी डीएम की होगी। ठीक है, ये बात क्लियर। और डीएम को पता कैसे चलेगा कि उसे करना क्या है? इसके लिए एक पोर्टल है www.mplad.gov.in, यानी ये एक डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो होगी, वहाँ पे जो भी काम करना होगा वो साइट पे अपलोड कर दिया जाएगा, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ये बात का पता चल जाएगा कि उसको ये काम करना है। ठीक है, और उसके लिए पर्याप्त जो फंड होंगे वो उसके पास पर्याप्त रूप से आ जाएंगे। ये फंड कहाँ से आएंगे? यहाँ से भी आएंगे। ठीक है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा है।
ये एमपीलैड की जो पॉलिसी रहेगी उसको फार्मुलेट करेगा और रिलीज करेगा 5 करोड़ एनुअली, 5 करोड़ जो है सालाना देगा, लेकिन इंस्टॉलमेंट में पहले साल में 2.5 करोड़ रुपए और अगले जो 1 साल होगा उसमें फिर 2.5 करोड़ रुपए इंस्टॉलमेंट में ये पैसा दिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को, जिससे वो काम को करे। ठीक है। अब जैसे एक आम आदमी है, वो कैसे पता चलेगा कि उसके एरिया में क्या काम हो रहा है, कितने फंड इकट्ठा हुए हैं, कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे आरटीआई आप फाइल कर सकते हैं। आरटीआई के द्वारा आप पता लगा सकते हैं, एक सिटीजन जो है उस एरिया का, उस लोकल एरिया का जहाँ पे काम होना है, वो पता लगा सकता है कि कितना काम, क्या काम होना है उसके एरिया में और कितनी फ़ंड उस एरिया के लिए आई हुई है। ठीक है। तो ये था एमपीलैड फंड। इरेज कर देते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन एग्रीकल्चरल मिनिस्टर लॉन्च न्यू फीचर ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई नाम जिसको हम बोलते हैं, प्लेटफॉर्म अमिड द लॉकडाउन, व्हेन वाज ई नाम लॉन्च्ड इन इंडिया। यानी अभी हाल ही में यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट में एक नया फीचर ऐड किया है लॉकडाउन के दौरान। तो इसमें पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन ये नहीं पूछा, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ये भारत में ई नाम कब लॉन्च हुआ, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आपको फैक्ट्स डायरेक्टली याद है तो सीधे आप बता देंगे आंसर। इसका ऑप्शन है ए 2000, ऑप्शन है बी 2005, ऑप्शन है सी 2016 में, ऑप्शन है डी 2019 में। तो चौथे का जो सही आंसर है वो सी 2016 में ही हुआ है। 2016 में ई नाम जो है भारत में लॉन्च हुआ था। आइए इसके बारे में डिटेल देखते हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने एक नया फीचर जो है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट में जोड़ा हुआ है लॉकडाउन के दौरान। ये नया फीचर क्या है? इसमें वेयर हाउस बेस्ड ट्रेडिंग मॉड्यूल होंगे, वेयर हाउस बेस्ड जो है ट्रेडिंग मॉड्यूल होंगे ई नाम सॉफ्टवेयर में। अब उसमें यानी एक सॉफ्टवेयर होगा ई नाम सॉफ्टवेयर, उसमें वेयर हाउस बने होंगे, यानी वेयर हाउस का एक ऑप्शन होगा ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है। और एक है एफपीओ ट्रेडिंग मॉड्यूल इन ई नाम, यानी एफपीओ ट्रेडिंग मॉड्यूल भी होगा। एक होगा वेयर हाउस बेस्ड ट्रेडिंग मॉड्यूल, यानी एक वेयर हाउस होगा और एक एफपीओ ट्रेडिंग होगा। एफपीओ क्या होता है? एफपीओ का मतलब होता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो फार्मर जो प्रोड्यूस कर रहा है उसकी भी एक संगठन होती है। ठीक है। ये करती क्या है? वेयर हाउस बेस्ड ट्रेडिंग मॉड्यूल इन ई नाम सॉफ्टवेयर और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग मॉड्यूल इन ई नाम, जहाँ करते क्या है, एफपीओ जो है क्या करता है, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होता है वो करता क्या है, वो अपने माल को बेचता है, यानी जो भी उसका प्रोडक्ट होता है उसको ट्रेड करता है, जो भी वो प्रोड्यूस करता है उसको वो ट्रेड करता है फिर, यानी जो भी प्रोड्यूस किया उसको फिर बेचा। कहाँ से बेचा? जहाँ पे वो कलेक्शन किया था, यानी वेयर हाउस से, कलेक्शन सेंटर से फिर वो निकाल देता है उस माल को। यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन करते क्या हैं, अपने प्रोडक्ट को ट्रेड करते हैं कलेक्शन सेंटर से, और फिर जैसे ही वो सॉफ्टवेयर में ऐड करेंगे, जैसे ही ई नाम जो प्लेटफॉर्म है जैसे ही वहाँ पे वो डालेंगे ट्रेड करने के लिए, उसी हिसाब से ही लॉजिस्टिक जो है एनहांस कर दी जाती है। लॉजिस्टिक का जो वर्जन है वो अपने आप डिसाइड हो जाती है कि ये लॉजिस्टिक वहाँ पे जाना चाहिए। ठीक है, कलेक्शन सेंटर के पास। ठीक, अब इस पिक्चर से जो नीचे पिक्चर है इससे अभी क्लियर हो जाएगा आपको। और ई नाम प्लेटफॉर्म जो है भारत में जो लॉन्च हुआ था 14 अप्रैल 2016 को हुआ था। ये एक नेशन वाइड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड पोर्टल है, जैसा मैंने अभी बताया था कि वेयर हाउस बेस्ड एक ई नाम सॉफ्टवेयर होगा, वहीं पर उसी सॉफ्टवेयर में ही एफपीओ ट्रेडिंग मॉड्यूल भी होगी, जहां से जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होंगे, यानी जो भी हमारे किसान भाई होंगे, वो अपने जो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया है उसको ट्रेड कर सकते हैं, यानी उसका व्यापार कर सकते हैं अपने वेयर हाउस से। ठीक है, जैसे ही वो वहाँ से क्लिक करेंगे उसके बाद तुरंत एक लॉजिस्टिक जो है उनके लिए सेट हो जाएगी कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए ये लॉजिस्टिक जानी चाहिए और इतना इसका कॉस्ट होगा, ये उनको पता चल जाएगा। यानी बीच में जो मीडिएटर जो बिचौलिए होते हैं उनका कोई भी रोल नहीं बन पाएगा। ठीक है, और सरकार की कोशिश भी यही है कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा दी जाए। ठीक है, तो 14 अप्रैल 2016 को भारत में ई नाम पोर्टल लॉन्च हुआ था। एपीएमसी अक्रॉस द स्टेट, एपीएमसी जो है से ये लिंक है, ये जो ई नाम पोर्टल है ये एपीएमसी से लिंक्ड है। एपीएमसी क्या है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी है, जो कि एपीएमसी मॉडल एक्ट 2003 के अंतर्गत ये बनी हुई थी। इस एपीएमसी में कोई भी बिचौलिए नहीं होते हैं, इस बात का ध्यान रखें। नो एनी इंटरमीडियरीज।
ठीक है, कोई भी इसमें बिचौलिए नहीं होते हैं। आइए हम पिक्चर से समझते हैं और कुछ एनालिसिस करते हैं तो क्लियर होगा। ये देखिए, ये हमारे किसान भाई हैं, ठीक है। ये अपने जो भी इनका प्रोडक्ट है ये पोर्टल पे यहाँ पे डाल दिया, यानी इस जो पोर्टल बना हुआ है ई नाम पोर्टल, इलेक्ट्रॉनिक जो पोर्टल है, यहाँ पे इन्होंने डाल दिया कि इस प्रोडक्ट की इतनी कीमत है, ठीक है। और इन्होंने जो रेट यहाँ पे डाला, यहाँ पे जो भी रेट डाला, ठीक है, उसके बाद ये जो बायर है यहाँ पे, इसने भी अपना एक रेट डाला कि ये चीज़ हम इतने में ही खरीदेंगे, ठीक है, ठीक है, इसने कर दिया। अब क्या होगा कि इरेज करके भी फिर से करते हैं, ये कर दिया। अब क्या होगा, इनकी जो ट्रेड होगी उनकी सेटलमेंट होगी बायर का किसानों के साथ डायरेक्ट, यानी इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा बीच में, कोई भी बिचौलिए भी नहीं होंगे बीच में, इनका सीधा सेटलमेंट होगा। सेटलमेंट के बाद ये होगा क्या, इसको इरेज कर दे रहे हैं। सेटलमेंट के बाद क्या होगा, जो गुड्स की जो डिलीवरी होगी वो सीधा जो गुड्स की डिलीवरी होगी वो सीधा बायर्स को हो जाएगी। और जैसे ही गुड्स की डिलीवरी, यानी सेटलमेंट के बाद किसान और बायर के बीच में जब सेटलमेंट हो जाएगा तो गुड्स की डिलीवरी बायर को हो जाएगी, और जो ये पेमेंट है, ये पेमेंट सीधा आप देखिए यहाँ पे किसानों को मिल जाएगा। तो बीच में आप देख रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक, किसानों तक, बायर से किसान तक और किसान से लेके बायर तक, कोई भी बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं है, यानी कोई भी बिचौलिए नहीं है। यानी इसने प्रोडक्ट को, आपके प्रोडक्ट को ख़रीदा, बायर ने आपके प्रोडक्ट को ख़रीदा और उसके बाद सीधा पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। ये है सीधा किस्सा ई नाम पोर्टल का, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया इज़ टू पार्टनर विद विच कंट्री इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पूर्वोदय स्कीम। भारत अभी हाल ही में किस देश के साथ पार्टनरशिप किया है पूर्वोदय स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में। पूर्वोदय स्कीम है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करना है तो भारत के साथ कौन सा देश अपना सहयोग दे रहा है। तो इसका ऑप्शन है ए फ्रांस, ऑप्शन है बी जर्मनी, ऑप्शन है सी जापान, ऑप्शन है डी इटली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जापान। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पूर्वोदय स्कीम ये स्टील सेक्टर, ईस्टर्न इंडिया में स्टील सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम आई हुई है। ये उड़ीसा को, यानी जो ईस्टर्न रीजन है, खासकर उड़ीसा को स्टील हब बनाना चाह रहे हैं। पूर्वोदय स्कीम के थ्रू ईस्टर्न जो रीजन है भारत का, उसको स्टील हब बनाना चाह रहे हैं। यूनियन मिनिस्टर, अभी हाल ही में जो यूनियन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, एक समय ये इसके पहले ये पेट्रोलियम मंत्री थे, तो यूनियन मिनिस्टर इस समय स्टील के धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। इन्होंने ही ये बताया कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए स्टील के यूजेज को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए जापान की जो गवर्नमेंट है, उनकी एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मेटी जिसको हम बोलते हैं, METI। इसके सहयोग से ये उड़ीसा को स्टील हब बनाना चाहते हैं पूर्वोदय स्कीम के थ्रू, ठीक है। बस इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं। तो गाइज आपको वीडियो कैसे लगी। अगला जो वीडियोज़ आने वाले हैं, अब जितनी भी वीडियो जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, सभी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो एक भी वीडियोज़ के MCQ आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच देखने के लिए गाइज।